हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह। फिजिक्स क्लासेस से हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम लोग आज का टॉपिक पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत बायो सावर्ट के नियम। चलिए बायो सावर्ट के नियम के बारे में बात करते हैं। बायो सावर्ट के नियम में ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में बताया कि जब कभी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, मान लो कि एक चालक तार है, इसमें विद्युत धारा जैसे आप प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो हम इसको फिगर के माध्यम से बताते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब कभी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार है आपका, इसमें विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, वैज्ञानिक बायो सावर्ट ने सरल आवृत्ति के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया। ओके, बायो सावर्ट ने आपका सरल आवृत्ति कि धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे बायो सावर्ट के लॉ का। एक्स वाई एक चालक तार लीजिए। ठीक, बी बी डैश, यहाँ पे आपका थीटा होगा, ये डिस्टेंस हुआ अल्फांस बिंदु से, ये आपका डी। ठीक, चलो अब इस फिगर को हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या कीजिएगा कि एक्स वाई जो आप देख रहे हो इसमें कि एक्स वाई जो है आपका एक चालक तार है, इसमें आई विद्युत धारा, एक्स वाई आपका चालक तार है, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित की कर, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार का एक अल्पांश ए बी है, चालक तार का एक अल्पांश ए बी है, ओके, जिसकी लंबाई डी है। अब इसकी लंबाई जो होगी वो हम क्या करेंगे, डी मान लेंगे, इसकी लंबाई डी है। इस अल्पांश से आर दूरी, यानी यहां से यहां तक अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु आपका पी है। ठीक, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगा आपका d है, तो d तक लेंगे तो टोटल डिस्टेंस होगा dB। आर के अकॉर्डिंग dB चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अकॉर्डिंग, धारा के अकॉर्डिंग अनुक्रमानुपाती होती है। आप लिखोगे dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। dB जो आपके अनुक्रमानुपाती है, यानी अल्फांस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और फिर अब आगे लिखते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। और चालक तार की लंबाई जो होगी, लंबाई dl, और चालक तार की लंबाई जो आपका है dl अल्पांश बिंदु P के अकॉर्डिंग dl के भी अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो आप लिखोगे dB dl, dB समानुपाती है, आप अनुक्रमानुपाती बोल सकते, dB अनुक्रमानुपाती
डीएल, या डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल के है। आपका जो टोटल डीबी होगा वो डीएल के अकॉर्डिंग होगा, तो इसीलिए हम डीएल लिखे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, तथा जो साइन थीटा भी, जो साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक, जो साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, जहां थीटा जो है अल्पांश, ये आपका थीटा जो है आपका यहाँ पे अल्पांश और उसके बिंदु P से मिलने वाली, अल्पांश बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, फिर से एक बार बात करते हैं, समझिएगा कि थीटा जो है आपका अल्पांश और उसके बिंदु P, अल्पांश यानी कि डीबी या डीएल, टीबी या डीएल, ठीक, अल्पांश बिंदु P जहां थीटा उसके बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना, वही कोण है। तो आप लिखोगे इसलिए डीबी समानुपाती साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है, साइन थीटा। और फिर अब पुनः बात करते हैं, अब उसके बाद क्या करेंगे कि अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु P, या आपका जो P है, P के बीच की दूरी जो R, अब देख रहे हो, बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अल्पांश बिंदु B के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 1/r² आप लिखो। अब देखो इतना सारा समीकरण हमारा बना, क्वेश्चन बना इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब इन सभी को मिलाकर लिखने पर आप लिखोगे तब मिलाकर लिखने पर, इन सभी को मिलाकर लिखिएगा तो डीबी, आप देख रहे हो इधर टोटल डीबी है, डीबी लिखेंगे डायरेक्टली आइडियल साइन थीटा था, आइडियल साइन थीटा, ये तो तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती है, तो आप लिखोगे आई डी एल साइन थीटा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, आप लिखोगे r², यानी व्युत्क्रमानुपाती है, अल्पांश दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बिंदु P से ली जाने वाली डिस्टेंस। ओके, डीबी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके डिस्टेंस के है 1/r² के। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप जानते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे हटेगा तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा के अकॉर्डिंग जाओगे, बराबर लोगे, dv इज इक्वल टू, ये आपका साइन हटेगा तो कांस्टेंट टर्म आएगा k i dl साइन थीटा बाई r²। ठीक, यहां तक आप नोट कर लो। अब इसमें k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, k क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो k के लिए आप कांस्टेंट वैल्यू लिखो, से मिटा देते हैं। जहां k क्या है, एक नियतांक है, ओके, जहां k एक नियतांक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब टोटल वैल्यू ऑफ इसका k का लिखेंगे, ठीक है, यहां तक आप नोट करो जल्दी से। k जिसका मान मात्रक की पद्धति एवं धारा, ओके, k का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका, जिसका मान हम लोग बायो-सावर्ट लॉ में कि मात्रक की पद्धति एवं धारा अल्पांश तथा बिंदु P, अल्पांश बिंदु P के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, इन दोनों के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम में
आपको निर्वात के लिए मात्रकों की पद्धति में के का जो वैल्यू होगा वो आपका सीधे लिख देंगे। आपको निर्वात के लिए मात्रकों की एसआई पद्धति में इस तरह से लिखिए। मात्रकों की पद्धति के लिए तो k का वैल्यू आप जानते हो, ये याद रखने वाला है। एग्जामिनेशन में अक्सर हम पूछता है k का वैल्यू कितना होता है, या 10⁻7 के अकॉर्डिंग पूछ देता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई, k का वैल्यू कहाँ है, कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इस यहाँ पे आएगा। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, ये नियतांक का 10⁻⁻7 कितना होता है, 10⁻⁻7। ठीक है, अब ये जो आप बनाए हो इक्वेशन, इसको फर्स्ट में आप इसे रख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसे के का वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे। चलिए ऊपर वाला मिटा दें। यहां से फर्स्ट में आप वैल्यू रखोगे तो आप लिखोगे dv इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना तो आप रख सकते हो। अब जो dv का अकॉर्डिंग है, आप इसके अब पूरे इसके वैल्यू आप इतना भी रख सकते हो। इसको थोड़ा सा और आगे मूव करोगे तो इतना लिख सकते हो। इतना लिख सकते हो ना आप, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁷ 10⁻⁷। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है बायो सावर्ट को परिभाषित करें, बायो सावर्ट को पूरी तरह से परिभाषित करना होता है, तो यहाँ तक आप वैल्यू लाके छोड़ोगे। उसके बाद इसका कंडीशन भी लागू होता है, तो उस कंडीशन को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये तो ऐसा ही सिस्टम में आपका इतना वैल्यू है। अब सीजीएस सिस्टम में अगर निकालना हो तो क्या करोगे, चलिए आगे बात करते हैं। तो मिटा दे, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर आप नोट नहीं करते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं लिख दूं और उसके बाद बोलूं कि आप नोट कीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब इतना है। अब लिखेंगे इन सीजीएस सिस्टम में, इन इन सीजीएस सिस्टम इफ, यदि k इजकल टू, आप क्या रखोगे, k इजकल टू यहाँ पे लिख देते हैं, k इजकल टू क्या रखेंगे 1। तो जब k इजकल टू 1 रख दोगे तो dv इजकल टू कितना आएगा आपका वैल्यू, k के यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो आपसे क्या निकले आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में इतना वैल्यू है आपका। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमारा, अब नॉर्मली है आपका, ये बायो सावर्ट के नियम में प्रदर्शित संबंध को ही बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। दो कंडीशन आपका इन सीजीएस में, एसआई में आपका वैल्यू इतना आएगा और सीजीएस में वैल्यू आपका इतना आएगा। ठीक है, अब कंडीशन लागू होता है, स्थिति इसका दो बनता है। यदि आप नोट करो इसे जल्दी, अब हम इसे मिटा देते हैं। ओके, कंडीशन लागू, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि यदि बिंदु P अल्पांश के अक्ष पर हो, ये जो आपका फिगर आप देख रहे थे, वो अल्पांश के अक्ष पर हो। ठीक है, अब चलो एक बार फिगर बना देते हैं। यहाँ पे P था, B डैश, ये x है, ये y है। ठीक, आपसे कंडीशन पहला स्थिति, चलो लिखते हैं।
पहले इसको समझ लो, उसके बाद डाउट क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन में कह रहा है, दो कंडीशन हम लोग लेंगे। पहला कंडीशन में यदि थीटा अगर जीरो हो, पर इस थीटा का वैल्यू जीरो हो, अर्थात यदि बिंदु P अल्पांश के अक्ष पर हो, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, अर्थात यदि बिंदु P अल्पांश के अक्ष पर हो, यदि बिंदु P अल्पांश के अक्ष पर हो, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर जीरो लोगे तो टोटल डीवी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल जीरो हो जाएगा। वही आपको दिखाते हैं स्थिति 5। ठीक है, अब नोट करना, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अल्पांश, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्पांश का जो यहां से यहां तक का जो होगा टोटल अल्पांश थीटा के अकॉर्डिंग 0, तो अक्ष पर जो होगा अल्पांश वो भी 0 डिग्री होगा थीटा के अकॉर्डिंग। यदि बिंदु P अल्पांश के अक्ष पर हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो इक्वेशन आपका जो बना है ये ना इक्वेशन, ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप आओगे, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, साइन जीरो है तो जीरो रखोगे, अब आई आर स्क्वायर। अब जीरो होगा तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसलिए dB इक्वल टू क्या, जीरो। यानी चुंबकीय जो फील्ड क्षेत्र होगा वो अल्पांश के अकॉर्डिंग, अगर थीटा अगर जीरो रखो तो अल्पांश बिंदु के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बिंदु P के अल्पांश के अक्ष पर वो जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंडीशन। अब कंडीशन दूसरा लागू होता है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप अगर इसका टोटल कंक्लूजन निकालोगे तो आप कह सकते हो कि धारावाही अल्पांश के अक्ष पर स्थित है। धारावाही जो है वो चालक, वो अल्पांश के अक्ष पर स्थित है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जीरो होता है। धारावाही अल्पांश के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकेंड कंडीशन आपको अभी बताते हैं। सेकेंड कंडीशन, अब स्थिति आपका दूसरा आएगा, इसे मिटा देते हैं। कंडीशन आपका दूसरा, यदि इसमें थीटा इज इक्वल टू कितना ले लो, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, अर्थात यदि बिंदु P अल्पांश के लंबवत हो, ऐसा लिख सकते हो, अर्थात यदि बिंदु P अल्पांश के लंबवत हो, तो अल्पांश के लंबवत हो, तो यदि थीटा और 90 डिग्री, अर्थात यदि बिंदु P अल्पांश के लंबवत हो, इस अल्पांश के अगर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या करोगे आप, साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखिएगा। पूरा आपका इक्वेशन यही है, बना है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही ना बना। तो आपका 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल कितना रखोगे, 90 डिग्री, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 तो लिखोगे नहीं, तो आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू निकला। कंडीशन इतनी तरह के लागू होते हैं बायो सावर्ट के नियम।
ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। और अगर थीटा इज टू 90 डिग्री, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि अगर थीटा का वैल्यू अल्पांश से पी बिंदु के अक्ष के लंब अगर 0 डिग्री लोगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। अगर लंबवत लेते हो तो कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। अतः अब इसका टोटल अर्थ यह हुआ कि dv इक्वल टू आपका जो इक्वेशन आया है, इसका अर्थ यह हुआ कि धारा अल्पांश के अक्ष के लंबवत स्थित, धारा अल्पांश के अक्ष के लंबवत स्थित किसी बिंदु पर, धारा के लंबवत किसी बिंदु पर जो होता है विद्युतीय विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। फिर से हम एक बार बात करते हैं कि धारा अल्पांश के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है, अर्थात ज्यादा होती है। ये था आपका बायो-सावर्ट का नियम। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में बताऊंगा। और बायो-सावर्ट का आपका नियम तो ये बायो-सावर्ट का नियम, उसके और एक पॉइंट और है, इसके एप्लीकेशन में एक और कंक्लूजन है, उसको भी क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।